आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं विजय यादव कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान से संबंधित पहला अध्याय लेके आया हूँ, जिसमें गति के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। गति कितने प्रकार के होते हैं, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, इन सबकी परिभाषाएं दी जाएंगी और गति के समीकरणों का उल्लेख किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे गति। तो गति किसे कहते हैं और विरामावस्था क्या होती है, हमें दो चीजें समझनी है। पहली है गति क्या होती है और विरामावस्था क्या होती है। तो सबसे पहले अगर गति की बात करें, समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में यदि परिवर्तन होता है तो वस्तु की वह अवस्था गति की अवस्था कहलाती है। समय के साथ देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं, अपने हाथों को ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऐसे आप सजीव वस्तुओं को ले लीजिए, जितनी भी चीजें हैं समय के साथ साथ जरूर परिवर्तित होती हैं। उनकी पोजीशन जो रहती है वो जरूर बदलती है, यही उनकी गति की अवस्था है। एक बार फिर से सुनिएगा गति की परिभाषा। समय के साथ साथ यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है, समझी जाती है, या फिर उसे गति की अवस्था कहते हैं। जैसे सजीव वस्तुओं में होने वाला समय के साथ साथ परिवर्तन। अब बात आती है विरामावस्था की। विरामावस्था क्या होती है? सेम परिभाषा गति की विपरीत है। यदि समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु की वह स्थिति विरामावस्था में कही जाती है। जैसे आप निर्जीव वस्तु को जहां कहीं, चाहे पुस्तक, कॉपी, किताब, आप अपने बैग को ही कहीं पर रख देते हैं तो देखेंगे जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करेंगे तब तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वह वस्तु क्या है? विरामावस्था में है। अब बात आती है गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होती है? तो आप देखिए यहाँ पर जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है, गति के प्रकार में गति के प्रकार यानी काइंड ऑफ मोशन, इसमें आप देखेंगे सबसे पहला क्या है? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। दूसरा आप देखेंगे वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति। फिर आप आएंगे घूर्णन गति। घूर्णन गति। आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा दोलन गति, इसी को कंपन भी कहते हैं, दोलन या कंपन गति। और भी अगर आप आएंगे इसके आगे तो एक समान गति और असमान गति। एक समान और अगला अगर आप ध्यान देंगे तो असमान गति। ये आप इतने प्रकार की गतियां आपके सिलेबस के अंतर्गत है। सबसे पहला क्या है? सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति, घूर्णन गति, दोलन गति, एक समान गति, असमान गति। सबसे पहले क्या होती है? सरल रेखीय गति क्या होती है? जब कोई गतिमान वस्तु एक सीधे पथ पर गति करती है तो वस्तु की उस प्रकार की गति सरल रेखीय अथवा ऋजुरेखीय गति कहलाती है। जैसे सीधी सड़क पर पैदल चलने वालों की गति है, या फिर आप साइकिल सवार की गति कह सकते हैं, लेकिन वो रास्ता क्या रहेगा? सीधा रहेगा। दूसरी चीज है, अगर आप देखेंगे वृत्ताकार गति क्या होती है, तो जब कोई गतिमान वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर, सर्किल इसको कह सकते हैं आप, वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वस्तु की उस प्रकार की गति जो होती है वो वृत्तीय गति अथवा वृत्ताकार गति कहलाती है। जैसे बताया गया है कि सूर्य के चारों तरफ ग्रहों की जो गति है वो वृत्ताकार गति है, या फिर कह सकते हैं आप ग्रहों के सापेक्ष जो उपग्रहों की गति होती है वो भी वृत्ताकार गति के अंतर्गत ही आती है। फिर इसके बाद आता है घूर्णन गति। जब गतिमान करती हुई कोई वस्तु अपने निश्चित धुरी पर ही घूमती है तो वस्तु की उस प्रकार की गति जो होती है वो घूर्णन गति कहलाती है। जिसमें आप कहेंगे लट्टू की गति, आप देखेंगे वो वृत्ताकार गति नहीं, वो घूर्णन गति, क्योंकि वो कील उसकी धुरी है और उसे कील कह सकते हैं आप, उसे कील के सापेक्ष ही या फिर उसी पर ही वह घूमता है। या फिर कह सकते हैं आप पंखे की गति देख सकते हैं, निश्चित जगह पर रह के वो भी घूमता है।
तो वो घूर्णन गति के अंतर्गत आता है। या फिर आप अपने साइकिल का थोड़ा सा पहिया उठा के उसके बाद उसको नचा देंगे तो आप देखेंगे वो भी अपनी निश्चित दूरी पर ही घूम रहा है, जबकि वो गति नहीं करेगा लेकिन फिर भी घूमेगा वो, तो वो जो गति रहेगी वो घूर्णन गति कहलाएगी। फिर इसके बाद दोलन या कंपन गति है, जिसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। गतिमान करती हुई कोई वस्तु जब अपनी मध्य की स्थिति से दोनों तरफ गति करती है उसे दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। आप एक ब्लेड को पकड़ के अगर आप नीचे खींच के छोड़ देंगे तो आप देखेंगे वो ऊपर नीचे दोनों तरफ गति करेगी, वो कंपन गति के अंतर्गत आती है। दोलन गति के रूप में अगर आप झूले का भी उदाहरण ले सकते हैं, देखेंगे झूला भी देखेंगे बीच की स्थिति से अगर आप एक साइड में खींच देंगे तो निरंतर वो आवागमन की क्रिया करता रहेगा अपनी मध्यमान स्थिति से। ऐसे घड़ी का पेंडुलम भी है। तो ये आप देखिए हमने बताया कि वो दोलन गति है। फिर आप देखिए एक समान गति क्या होती है। बताया जाता है कि जब समय के साथ साथ निश्चित दूरी तय की जाती है, निश्चित समय के अंतरालों के मध्य निश्चित दूरी तय की जाती है, वो एक समान गति कहलाती है। हमें कहा है जैसे 5 किलोमीटर में आप 5 मिनट में अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं, फिर अगले 5 मिनट में फिर आप 1 किलोमीटर चलते हैं, तो ये आपकी एक समान गति है। निश्चित समय में आप निश्चित दूरी तय कर रहे हैं। लेकिन बात आती है असमान गति की, तो यही परिभाषा बदल जाती है कि जब समान समय अंतराल के मध्य असमान दूरियां तय की जाती हैं अथवा अलग अलग दूरियां तय की जाती हैं तो उस वस्तु की इस प्रकार की गति जो होती है वो असमान गति कहलाती है। जैसे आप 5 मिनट में आपने 1 किलोमीटर की दूरी तय की, अगले 5 मिनट में आपने 2 किलोमीटर की दूरी तय की, अगले 5 मिनट में आपने 5 किलोमीटर की दूरी तय की। इस प्रकार आप तीनों 5 मिनट का अगर आप अंतराल देखेंगे तो अलग होता चला जा रहा है। समान समय अंतराल तो है लेकिन दूरियां आप अलग अलग तय कर रहे हैं, तो ये असमान गति के अंतर्गत आता है। तो एक बार फिर से परिभाषाओं को ध्यान दीजिए। जब कोई वस्तु सीधी कह सकते हैं आप सरल रेखी या फिर कह सकते हैं आप सरल सीधी रेखीय पथ पर गति करती है तो वो सरल रेखीय गति अथवा रेखीय गति कहलाएगी। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, और तीसरी आप देखेंगे जब कोई वस्तु निश्चित धुरी पर गति करती है, चौथा आप देखेंगे जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति से दोनों तरफ गति करती है, पांचवा आप पाएंगे जब समान समय अंतराल के मध्य समान दूरियां तय की जाती हैं, और छठे पाएंगे आप जब समान समय अंतराल के मध्य असमान दूरियां तय की जाती हैं। तो अब फिर आप आइए इसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएं और हैं जिसको हमें जानना है। सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो दूरी, दूसरी चीज है विस्थापन, तीसरी चीज है आपकी चाल, और चौथी अगर आप ध्यान देंगे 1 2 3 और ये 4 वेग। ये हमें इतनी चीजें जानना है। पांचवी भी यहीं पे ले लीजिए, त्वरण, एक्सीलरेशन। दूरी इंग्लिश डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, स्पीड चाल है, वेलोसिटी वेग है, और एक्सीलरेशन त्वरण है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस की, दूरी क्या होती है। तो अगर आप दैनिक जीवन का उदाहरण लेना चाहें तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप दिन भर में कितना चले हैं तो आप बताते हैं कि दिन भर में हम अपने विद्यालय गए हैं, फिर विद्यालय से घर आए, टोटल 4 किलोमीटर दूरी तय किए हैं, या आप ऐसा बताते हैं। तो उस हिसाब से दूरी की परिभाषा क्या होगी, तो बताया यही जाता है कि किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। एक बार फिर से सुनिएगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है, जिसका मात्रक मीटर होता है। इसमें कोई दिशा नहीं है, आप पश्चिम साइड में गए, कहाँ गए, या एक ही 100 मीटर पर आप आते जाते रहे, वो अलग चीज है। लेकिन आपने कुल कितने कह सकते हैं आप कितनी लंबाई आप तय किए हैं आने जाने में, तो ये दूरी कहलाएगी। अब बात आती है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट की। तो बताया जाता है कि इसमें दिशा का होना आवश्यक है, लेकिन दूरी में कोई दिशा मायने नहीं रखती है। ये बताया जाता है जब गतिमान करने वाली कोई वस्तु या फिर गतिमान करने वाली किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच का अंतर विस्थापन कहलाता है। गतिमान करने वाली वस्तु का प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच का अंतर विस्थापन कहलाता है। इसमें दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी है। जैसे
कोई व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर पूरब की तरफ चला एक सामान्य कंडीशन पर, फिर 3 किलोमीटर वापस आ गया, तो उसका विस्थापन अगर आप ध्यान देंगे तो वो कह सकते हैं आप 2 किलोमीटर बचा शेष है और भी पूरब की साइड में है। तो इस तरह का जो कह सकते हैं दिशा के साथ साथ दूरी कह सकते हैं आप मार्ग की लंबाई का जो निर्धारण होता है वो विस्थापन के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद आता है चाल। अब ये जो दूरी तय कर रहे हैं, विस्थापन तय कर रहे हैं, इसमें कोई समय जरूर लगेगा। आप ऐसा नहीं है कि बताया गया है ना कि गति क्या होती है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन। तो आप अगर दूरी तय कर रहे हैं, अगर अपनी आप कह सकते हैं स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं, तो समय लगना ही लगना है। तो इस हिसाब से चाल और वेग की जो परिभाषा रहेगी वो इन्हीं से रिलेटेड है। एकांक समय में तय की गई दूरी का अनुपात चाल कहलाता है। एकांक समय में तय की गई दूरी का अनुपात चाल कहलाता है, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। और अगर आप देखेंगे दूरी मात्रक देखेंगे चाल का क्या हो जाएगा, तो दूरी जो रहेगी वो मीटर से मापी जाएगी और ये समय जो रहेगा वो सेकंड से मापा जाएगा। तो सारी मात्रक जो हो जाएगा चाल का वो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर इसके बाद आप वेग के बारे में आप आइए, तो ये विस्थापन से रिलेटेड है। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन का अनुपात वेग कहलाता है। फिर से परिभाषा सुनिएगा, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन का अनुपात वेग कहलाता है, अर्थात विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। और आप देखेंगे विस्थापन चूंकि वो भी तय किए गए मार्ग की लंबाई ही रहती है, इसको भी मीटर से ही मापेंगे और समय जो सेकंड से मापेंगे। तो इन दोनों का जो कह सकते हैं आप इन दोनों का मात्रक मीटर है और चाल और वेग का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है दोनों का। फिर बात करेंगे त्वरण, एक्सेलरेशन क्या होता है। बताया जाता है कि चूंकि समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन भी होता है, कहीं पर आप स्पीड घटाते हैं, कहीं पर आप स्पीड बढ़ाते हैं। तो एक्सेलरेशन अगर आप ध्यान देंगे तो बताया जाता है वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण कहलाती है। एक बार फिर से सुनिएगा, वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण कहलाती है। अगर आप त्वरण ये देखिए त्वरण, तो आप देखेंगे सूत्र करेगा वेग परिवर्तन बटे समयांतर। तो यहां पे आप पाएंगे वेग परिवर्तन मतलब क्या है, अगर कोई चीज शुरुआत 0 से हो रही है, प्रारंभिक वेग अगर 0 यानी कोई गाड़ी खड़ी है तो प्रारंभिक वेग 0 रहेगा। अब वो अगर आगे बढ़ना शुरू हो रही है तो जाहिर है धीरे धीरे उसके वेग में परिवर्तन होता चला जाएगा, वो अपनी स्पीड बढ़ाती चली जाएगी। तो अंतिम वेग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर अगर आप वेग परिवर्तन निकालेंगे तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतर। और माना जाता है यदि प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है और समयांतर स्मॉल t है, तो त्वरण a, एक्सेलरेशन को a से प्रदर्शित करते हैं। a बराबर जो हो जाता है v माइनस u बटे t, ये इसका सूत्र है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।